नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 2.0 में दूसरा चैप्टर जो 6 to 8 मैथ साइंस का है वो है श्वसन तंत्र। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर के 25, बहुत ही कम समय में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहा जाता है। कोशिका कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में होता है। अच्छा, एक बात बताएं, जो श्वसन संबंधी, भाई कोशिका का नाम आ गया तो एक बात बता दें, श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है। ये याद रखिएगा, श्वसन से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है वह सब कोशिका लेवल पे हो रहा है। इसीलिए इसका नाम कहीं ना कहीं एक ये भी दिया जाता है, सेलुलर इसका नाम है सेलुलर रेस्पायरेशन। श्वसन तंत्र में कोशिका लेवल पर श्वसन हो रहा है तो सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसका रिएक्शन ये है C6H12O6 + 6O2। ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और ढेर सारी एनर्जी मिली। श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए हमेशा करता रहता है। तो कोशिका में ही होता है श्वसन, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ था, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहाँ होता है? केंद्रक नहीं, कोशिका द्रव्य में होता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, फेफड़े का आयतन कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? फेफड़े का आयतन कहलाता है। अधिकतम जो अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, फेफड़े का आयतन कहलाता है। अब आया है फेफड़े के, तो आप ये समझ लीजिए कि फेफड़े की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी जब आया है तो समझ ही लीजिए, यह वायु का वह आयतन है जो फेफड़े के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है या फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य है, वयस्क मनुष्य का जो टोटल लंग्स कैपेसिटी का मान है वो 6000 ml होता है। खिलाड़ियों के टोटल लंग्स कैपेसिटी का मान सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। सामान्य व्यक्ति में 6000 ml होता है। ठीक है। अब एक वर्ड है टाइडल वॉल्यूम, मतलब TIDAL, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? ब्रीथिंग के दौरान या श्वसन के दौरान इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्रिया में हवा के बाहर तथा अंदर जाने वाले आयतन को टाइडल, मतलब जो बाहर जा रहा है हवा और जो अंदर आ रहा है, इन दोनों हवा के आयतन को अगर मिला देंगे तो वो टाइडल वॉल्यूम कहलाते हैं। टाइडल वॉल्यूम का शाब्दिक अर्थ एक बढ़ते ज्वार के साथ जुड़े पानी की मात्रा है। अधिकतम गहराई पर जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है तथा कम गहराई में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा। जैसे अगर आप जहाँ प्रेशर ज़्यादा है या अधिकतम गहराई है, याद रखिएगा, अधिकतम गहराई पर जाने पर
गहराई ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम, और अगर गहराई कम है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, केवल ऑक्सीजन नहीं। अधिकतम गहराई पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने पर N2 कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जो गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर के अत्यधिक दर्द का एहसास होता है। इसलिए अधिकतम गहराई में हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, कम से कम गहराई में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अस्पताल में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ है, जब दाब अधिक है तो हीलियम का प्रयोग करें, जब दाब कम है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं, 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़े में। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़े में। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, जीवाणु में श्वसन स्थल है मीसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। श्वसन जो पिगमेंट है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है। अब याद रखिएगा कि जो ब्रीथिंग हो रही है, सांस का अंदर लेना और सांस के बाहर लेना, इन दोनों से संबंधित है। तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस है, एक है इंस्पायरेशन मतलब, और एक है एक्सपायरेशन। सांस का अंदर लेना, सांस के बाहर। जब सांस अंदर लेता है तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है। नाइट्रोजन 78% चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन 21% चला जाता है। लेकिन जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन के साथ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और नाइट्रोजन भी जाता है। नाइट्रोजन एज इट इज़ 78% चला जाता है, नाइट्रोजन एज इट इज़ 78% चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% चला जाता है और ऑक्सीजन 16 से 17% निकल जाता है। तो ज़्यादा क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड जब लिए थे तो 0.03 लिए थे, लेकिन जब निकल रहा है तो 4% निकल रहा है। ये याद रखिएगा। हम जब ऑक्सीजन लिए थे तो ऑक्सीजन उस समय हमारा 21% लिए थे, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो लगभग 16% छोड़ रहे हैं। नाइट्रोजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 78% लिए, 78% हमने एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकाल दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है नाड़ी की धड़कन पल्स बीट में मापी जाती है, धमनी। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है लैक्टिक अम्ल। अब दो टाइप के जो श्वसन होते हैं इसको पढ़ लेते हैं, एक आक्षी श्वसन होता है और एक अनाक्षी श्वसन होता है। एक आक्षी श्वसन होता है, एक अनाक्षी श्वसन होता है। अब ये याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो आक्षी श्वसन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तो वहाँ अनाक्षी श्वसन होता है। बात कर लेते हैं आक्षी श्वसन की। चलिए आक्षी श्वसन की बात कर लेते हैं। अनाक्षी में तो आप देख लिए लैक्टिक अम्ल बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें क्या होता है, एक है ऑक्सी श्वसन और एक है अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में देखिए, जो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2 के साथ बड़े आराम से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और ढेर सारी एनर्जी।
लेकिन अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन होता नहीं, तो ग्लूकोज एनाएरोबिक मतलब ऑक्सीजन होता नहीं है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड और प्लस 2 एटीपी बनता है। अनाक्सी श्वसन के दौरान जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उसे ऑक्सीजन डेप्ट कहा जाता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण के कारण मसल्स में दर्द का एहसास होता है। जब ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर ग्लूकोज बर्न हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में जाकर के मांसपेशियों में जमा हो जाता है, घुटनों में जमा हो जाता है, दर्द करने लगता है अनाक्सी श्वसन में। ठीक है, वैसे तो हम लोग सभी लोग जानवर जो हैं वो ऑक्सी श्वसन ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की जब कमी पड़ जाती है तब की बात कही जा रही है। अब वहाँ 2 एटीपी बनाते हैं, यहाँ पर 38 एटीपी बनता है। ऑक्सी श्वसन थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ढेर सारी एनर्जी, और 38 एटीपी एक ग्लूकोज के अणु ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, और यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ऑक्सी श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल। याद रखिएगा, ऑक्सी श्वसन भी दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का, एक है ग्लाइकोलिसिस और एक है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एक है ग्लाइकोलिसिस, एक है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूट करके, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज का एक अणु C6H12 टूट करके क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण करता है, दो अणु पायरुविक एसिड के। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाती है, 2 एटीपी शेष बचती है। याद रखिएगा ये सब चीजें। क्रेब्स साइकिल यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनने वाला पायरुविक एसिड एंजाइम की मदद से एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल तथा F1 पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा कुल 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। तो ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का, ग्लाइकोलिसिस वाला, इसमें 2 पायरुविक अम्ल, और एक क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो अभी भी हम बताए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अनाक्सी की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है, अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट, सी, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां की कोशिकाओं में अनाक्सी की कमी हो जाती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। 6 कार्बन अणु मतलब ग्लूकोज, 6 कार्बन अणु मतलब ग्लूकोज और 3 कार्बन अणु मतलब लैक्टिक। जब हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसका कहने का मतलब यही है, वो शब्दों को हेर फेर में है। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अब ये श्लेष्मा झिल्ली जो है वो क्या है, आइए हम थोड़ा फेफड़े से संबंधित कुछ बात कर ले इसी समय। देखिए, मनुष्य में श्वसन के संबंधित कुछ अंग हैं।
एक अंग है, जैसे कि हम आपको बताएं नाक, एक अंग है आपका गला जिसको लैरिंग्स कहा जा रहा है जो श्वसन में भाग ले रहा है, एक का नाम है ट्रॉकिया श्वास नली, श्वास नली, एक का नाम है लंग्स और एक का है नाम ब्रोंकस। ठीक, नाक के द्वारा हवा लैरिंग्स में, गला में, होते हुए लंग्स से, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, श्वास नली से होते हुए लंग्स, लंग्स से ब्रोंकस। ठीक है, गला के नीचे एक नली पाई जाती है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोल रहे हैं, इसी श्वास नली की बात कहा जा रहा है। श्वास नली के ऊपर गर्दन के ऊपर वाले भाग में उपस्थित कार्टिलेज में निर्मित सी शेप रिंग पाई जाती है जिसमें ट्रैकिया की मजबूती प्रदान की जाती है। ट्रैकिया के ऊपर ही थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। जो गला देख रहे हैं आप, गला है, और गला के द्वारा ये ट्रैकिया है मान लीजिए आपका, और फिर आपका यहाँ से ये आप फेफड़ा। ठीक, तो ये जो गले हैं उसकी बात कर रहे हैं, इसी में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, इसी के चारों तरफ। और अगर यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है गले के पास में, और ये ट्रैकिया आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है, एक ये एक ये। और इस शाखा नुमा को, जैसे अंदर आप देखेंगे कई शाखें ऐसे हैं, मतलब शाखा बना हुआ है जैसे पेड़ की तरह, और इस शाखा नुमा को ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस लंग्स में कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है जिसे ब्रोंकियोलस कहा जाता है, और फिर ब्रोंकियोलस भी अगर आगे चल करके बदल जाता है जिसको बोलते एल्वोली कहा जाता है। एल्वोली हवा को जमा रखने का कार्य करता है, इसीलिए इसे एयर सैक भी कहा जाता है। एल्वोली के अंदर ही गैसों का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय संबंध होता है। अब स्मॉलेस्ट, जो लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एल्वोली है, क्योंकि यहीं पर, ऐसे हम इसको लिख दे रहे हैं एल्वोली को, यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, सबसे छोटे पार्ट पर, फेफड़े के। स्ट्रक्चरल यूनिट है फेफड़े का, लंग्स का, और ये एल्वोली के द्वारा पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है जिससे आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो सकता है। ठीक, और एक चीज़ और बता दें, लंग्स के सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एक डायफ्राम, मतलब एक बेस मजबूती प्रदान करने के लिए डायफ्राम लगा होता है नीचे ऐसे, लंग्स की सुरक्षा के लिए, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायफ्राम के ऊपर और नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग क्रिया होती है। ठीक, तो ये आपके सामने हम कुछ लंग्स से संबंधित बातें की हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एल्वोली है। हो सकता है क्वेश्चन में आगे मिले, नहीं भी मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम थ्योरी के माध्यम से, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे वो थ्योरी के माध्यम से कवर कर दें चाहे क्वेश्चन के माध्यम से। तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मनुष्य श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो यह है श्वसन। रासायनिक था ग्लूकोज और ऑक्सीजन, उसको ऊर्जा में बदल दी। मनुष्य शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से जाते हैं, भर जाते हैं। निःश्वसन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन निःश्वसन शामिल है। दोनों ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनहालेशन एक्सहालेशन दोनों है। सांस लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये सभी ब्रीथिंग में ही है दोनों।
बंद खानों में दुर्घटना का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको गला घोटू दम घोटू गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ऊर्जा में निर्मुक्त होने के कारण इसको वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो छोड़ते हैं उसमें 4%, ये परसेंटेज हम आपको बताए हैं। कोयले के खानों में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मिनट में कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। तो दोस्तों आज श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, क्वेश्चन और थ्योरी के बारे में। अपनी तैयारी सुदृढ़ रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिसंचरण तंत्र के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कुछ परिसंचरण तंत्र आप भी पढ़ करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।